अच्छा, अब ये बताओ कि तुमने ट्राइंगल्स का चैप्टर रिवाइज किया? मैंने तुम्हें कहा था ट्राइंगल्स रिवाइज कर लेना। किया है। ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी कंडीशंस क्या क्या थी बताओ। क्या था? एंगल एंगल साइड्स एस एस एस। एस एस एस। साइड 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 साइड, एक तो ये थी एस एस एस। इसका क्या मतलब है? साइड साइड और साइड्स। हम्म। अच्छा, ये ट्राइंगल मैंने ले ली ए एल एस, और एक ट्राइंगल मैंने ले ली पी बी एम। ठीक है। अब इन दो ट्राइंगल्स में हमारे पास है ए एल इक्वल टू पी एम, और ए एस इक्वल टू पी बी, और एल एस इक्वल टू बी एम। ठीक है। अब कैसे लिखोगे? एस 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 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ए एल जो है वो पी एम के इक्वल है, पी एम इधर है, पी एम के इक्वल है। ए एस जो है वो पी बी के इक्वल है, और एल एस जो है वो बी एम के इक्वल है। ठीक है। तो अब रोहन बताओ, ये एस 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 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? यस सर। हो रही है। हम्म। यस सर। गुड। तो अब ये बताओ कि ये कौन सी ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट हुई? जो ए एल है वो हम्म। पी एम के हो जाएगी। नहीं, ये- ट्राइंगल। अच्छा। ए एल तो पी एम के इक्वल है, साइड है वो, कौन सी ट्राइंगल क्या लिखोगे? ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी। ट्राइंगल हम्म। ट्राइंगल ए एल एस हम्म। और पी बी एम। ए एल एस कॉन्ग्रुएंट टू, पी। कॉन्ग्रुएंट याद है? हाँ हाँ, इक्वल हम्म। टू के ऊपर साइन बनता है। हम्म। पी बी एम। पी बी एम क्यों? ए एल जो है वो पी बी के इक्वल तो नहीं है। ए एल किसके इक्वल है? अच्छा, पी एम बी। पी एम के इक्वल है। हाँ। तो पी एम आएगा ना यहाँ पर। ठीक है। पी और एम बी। यहाँ पर एल एस है, तो एल एस किसके इक्वल है? एम बी के इक्वल है, तो हाँ। एम बी बन जाएगा। ठीक है ना? हम्म। तो ये ध्यान से लिखना है कि कौन सी ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है, देख करके। ठीक है, समझ आया? यस सर। गौरव, समझ आया बेटा ये? हम्म। हाँ गौरव। यस मैम, आ गया। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, और दूसरी कंडीशन क्या है कॉन्ग्रुएंसी की? ए एस ए। ए एस ए, सेकेंड ए एस ए, ए एस ए, एंगल साइड एंगल। तो अब इसमें भी इसी तरह से हम देते हैं। अब ये यहाँ पर ले लिया मैंने ए बी सी, और यहाँ ले लिया डी ई एफ। ठीक है। अब ए एस ए के हिसाब से मान लो बी सी जो है वो ई एफ के इक्वल है। ठीक है। एंगल बी जो है ये एंगल एफ के इक्वल है, और एंगल सी जो है ये एंगल ई के इक्वल है। मैं क्या लिख रही हूँ? बी सी इक्वल टू ई एफ, एंगल बी इक्वल टू एंगल एफ, एंगल सी इक्वल टू एंगल ई। अब बताओ कौन सी ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है? गौरव एंगल बोलो। ए। एंगल ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए ए बी बी सी। सी, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू डी डी एफ ई। एफ ई। डी एफ ई। ट्राइंगल डी एफ ई, डी एफ, एफ ई और बी सी, बी सी और एफ ई इक्वल है, तो ये हमने ले लिया। सी जो है वो ई के इक्वल है, ये भी हमने ले लिया। देखो सी की पोजीशन और ई की पोजीशन ठीक जगह है ना। बी हाँ। और बी इक्वल है एफ के, तो बी मिड में है तो यहाँ एफ है। ठीक है। ठीक है। तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी एफ ई।
ठीक है। और थर्ड कौन सी कंडीशन थी? थर्ड है AAS। डबल ए एस। डबल ए एस। डबल ए एस में भी सेम ही होता है एक तरह से। दो एंगल और एक साइड अगर इक्वल होती है तो भी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। सही बात है, बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड एंगल इक्वल बनता है ना, तो वो ए एस ए की कंडीशन ही आ जाती है। ये हो गया पी क्यू एम, ये हो गया डी जी एफ। तो ए एस एंगल पी इक्वल टू एंगल जी, एंगल एम इक्वल टू एंगल डी ले ले, दो एंगल इक्वल हो गए। और साइड जो है क्यू एम इक्वल टू जी एफ, एंगल पी इक्वल टू एंगल जी, एंगल डी इक्वल टू एंगल एम, क्यू एम इक्वल टू सही बात है, सही बात है, सही बात है, सही बात है, जी एफ। अब क्या लिखेंगे? ट्राइंगल तो पी PQM। ट्राइंगल पी क्यू एम पी क्यू एम जी एफ डी, मतलब ये कॉन्ग्रेंट जी एफ डी, ट्राइंगल जी एफ डी। जो तुम कह रहे हैं लिखेंगे पी क्यू एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल जी एफ डी। जी एफ डी बन रहा है। एम जो है वो डी के इक्वल है, ठीक है। क्यू जो है वो एफ के इक्वल आएगा, ठीक है, थर्ड एंगल है। और पी और जी इक्वल है, हाँ सही है। पी इक्वल टू जी, एम इक्वल टू डी, ठीक है। और क्यू एम जो है वो जी एफ के इक्वल है, तो ये क्यू एम, ये तो सही नहीं आ रहा। क्यू एम जो है वो जी एफ के इक्वल है, क्यू एम इधर आ गया ना, तो क्यू एम के हिसाब से इधर जी एफ आना चाहिए। ठीक करो इसको। क्यू जो है वो एफ के इक्वल है, तो क्यू एम जो है ये जी एफ के इक्वल है, तो यहाँ एफ जी आएगा ना। और ये पी है, पी के करस्पॉन्डिंग जी है, और क्यू के करस्पॉन्डिंग थर्ड एंगल कौन सा है? एफ। क्यू के करस्पॉन्डिंग एफ है। मैम हाँ, एम के मैम करस्पॉन्डिंग डी मैम है। हम्म। मैं वो मतलब क्यू अगर एम के पीछे भी आ जाए तब भी चलेगा? क्यू अगर एम के पीछे लग जाए मतलब तब भी चलेगा? क्यू, तो एम इक्वल टू एफ होना चाहिए ना। गड़बड़ हो गई है। दो एंगल और एक साइड, एक्चुअली ये दो एंगल है, ये थर्ड एंगल हो गया ना, ये थर्ड एंगल है, और ये यहाँ पर ये थर्ड एंगल है। तो थर्ड एंगल और साइड हमने ये ले ली ना जी एफ। ए ए एस तो बना रही है, पर एस मैंने ऐसा ले लिया है कि वो इसके बराबर नहीं बन रहा। दो एंगल और एक साइड इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो क्यू एम जी एफ के इक्वल है। क्यू एम और जी एफ, क्यू एम और जी एफ इक्वल है क्यू एम जी एफ डी। देखो कहाँ गड़बड़ कर दिया मैंने। एंगल पी इक्वल टू एंगल जी, एंगल डी इक्वल टू एंगल एम, क्यू एम इक्वल टू जी एफ, तो क्यू एम पी आएगा। एंगल के हिसाब से इक्वल करो। एम, एम के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? डी, ठीक है। और पी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? जी, डी जी। और क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? एफ, ठीक है। ऐसे ठीक है। एम, एम किसके इक्वल है? डी के। और पी जो है वो इक्वल है जी के। के, और क्यू जो है वो इक्वल है एफ के। तो ट्राइंगल एम पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी जी एफ, ठीक है ना? अब ठीक है, ऐसे लिखो। ऐसे केस में ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गया ये। और ये जो ऊपर पी एम और जी एफ जो साइड था इक्वल, हम्म। क्या? जो जो साइड लिया वो शायद गलत हो गई है। नहीं, वो गलत नहीं हो जाएगी ना, क्योंकि ये एम और ये क्यू इधर है, और इसी हम्म। तरह से यहाँ पे डी
जी एफ, अच्छा क्यू एम और जी एफ कह रहे हो? ये ऊपर की जो इधर साइड आ ली गया है, और जी एफ इधर आ गया। लगता है हमने जो साइड लिया ना वो गलत ले ली। ये बनना तो ऐसे ही चाहिए जैसे मैं दिख रही हूँ एक्चुअली। ट्राइंगल, ये थर्ड एंगल इस थर्ड एंगल के इक्वल है और ये एंगल जो है ये इसके इक्वल होना चाहिए था। एक्चुअली ए एस ए कंडीशन इसमें डिफीट हो रही है ना, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है जो मैंने ले ली है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि ए एस ए कंडीशन जो है वो इसमें फिट नहीं हो रही। ये साइड इस साइड के इक्वल है, ठीक है, और ये जो एंगल है मतलब ये जो साइड इक्वल वाली है इस केस में या तो ये इधर की कोई साइड इक्वल बनेगी। इस केस में क्या हो रहा है कि ये जो साइड है ये थर्ड एंगल और इस एंगल के बीच में है, तो यहाँ पर थर्ड एंगल और इसके बीच में बन रही है ये, तो ये क्यू एम इक्वल टू डी एफ होना चाहिए था, तो ये ठीक होता। वो मतलब ये कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें ऐसा तब पॉसिबल है कि क्यू एम जो है वो मतलब डी एफ और एफ जी भी इक्वल होते एक तरह से, तब ये ऐसा पॉसिबल है। तो ऐसे केस में क्या है कि हम यहाँ पर कंडीशन चेंज कर दो क्योंकि इससे कंफ्यूजन नहीं होगा तुमको। क्यू एम इक्वल टू डी एफ ले लो, ठीक है, ये यहाँ पे ना क्यू एम इक्वल टू डी एफ ले लो, तो तब अब ये अपने आप ठीक बैठ जाएगा। ये तब पॉसिबल है कि जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होती हैं या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल्स होती हैं उसमें पॉसिबल है। ठीक है, समझ में आ गई बात क्या कहना चाह रही हूँ मैं? जैसे पी क्यू एम और दूसरी ट्रायंगल क्या ली थी? डी वो जी एफ। डी जी, डी जी एफ। डी जी यहाँ लिया था, हाँ हाँ। डी जी एफ, तो इसमें ले लो क्यू एम इक्वल टू डी एफ, फिर कंफ्यूजन नहीं होगा, अदरवाइज कंफ्यूजन हो रहा है। क्यू एम इक्वल टू डी एफ, एंगल पी इक्वल टू एंगल जी और एंगल डी इक्वल टू एंगल एम, ठीक है ना? अब कंफ्यूजन नहीं होगा, वो उससे कंफ्यूजन इसलिए ये थ्योरेटिकली तभी पॉसिबल है अगर वो आइसोसेलेस टाइप ऑफ ट्राइंगल हो, अदरवाइज पॉसिबल नहीं हो रहा है, इसीलिए वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब इसमें दो एंगल और एक साइड इक्वल है, क्यू एम इक्वल टू डी एफ, और ये एंगल पी इक्वल टू एंगल जी है और एंगल डी इक्वल टू एंगल एम है। तो अब लिखो, अब कैसे लिखोगे? अब कैसे लिखेंगे? डी एफ इक्वल है क्यू एम के, वो क्या कहते हैं, पी एम क्यू पी जी, हाँ पी एम क्यू पी एम क्यू कॉन्ग्रुएंट टू जी, ट्राइंगल, जी डी एफ ट्राइंगल जी पी डी। इक्वल टू जी है, डी एफ। अब ठीक है, ठीक है। हम्म, तो उसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं थी, उसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि वो जो मैं बना रही थी वो तभी पॉसिबल है अगर वो डी एफ और जी एफ इक्वल होते और पी एम और क्यू एम इक्वल होते, तो ही वो कंडीशन पॉसिबल थी, इसलिए वो नहीं लिखा जाए। हाँ, क्वेश्चन फोर्थ और नेक्स्ट, और कौन सी कंडीशन थी? और भी कोई पड़ी थी? हाँ बहुत सारी है ना। हाँ, एस और कोई? ए ऐसे। एस। एस ए एस ऊपर लिखा नहीं हमने? नहीं, नहीं, ट्रिपल एस लिखा था। किया था, एस एस किया था, अच्छा एस ए एस। तो एस ए एस, और कौन सी की थी एस ए एस के अलावा? आर एच एस। आर एच एस। आर एच एस का मतलब क्या होता है? राइट हैंड राइट साइड। हैंड साइड। राइट हैंड साइड? नहीं 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 नहीं। हाँ, ट्राइंगल में बताओ, कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन की बात कर रहे हैं हम। राइट हैंड साइड भी होता है पर यहाँ पे हमारा मतलब हाइपोट राइट हैंड साइड। हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज। पूरा बताओ, आर एच एस। हाई पोटिनियस साइड। अब एस ए एस में तो नहीं, क्लियर है, दो साइड्स और बीच का एंगल, ठीक है आर ना? एच एस, आर एच एस का हाँ मतलब राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, शायद हाँ। ए बी इक्वल टू पी एन, अभी उस पर आते हैं, ठीक है। ए बी इक्वल टू पी एन, एक ये साइड इक्वल हो गई, और ए सी इक्वल टू एन क्यू। अब ए बी और ए सी के बीच का एंगल क्या है? एंगल ए इक्वल टू एंगल एन। हाँ, अब बताओ। हाँ, ट्राइंगल
क्या लिखोगे? ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी एन क्यू पी एन क्यू क्यू। तो एन तो बी के इक्वल है, एन तो ए के हाँ इक्वल है, ए तो तुमने हम्म यहाँ ले लिया। हम्म, अगर पी एन क्यू लोगे, ए बी पी एन के इक्वल है तो ठीक है, ए सी एन क्यू के इक्वल है, तो ये तो ठीक नहीं आ रहा ना। हाँ कैसे ठीक करेंगे? एंगल देखो, एंगल ए और एंगल एन इक्वल है, तो यहाँ पर एन अगर बीच में लिया है तो यहाँ पर एंगल ए इधर आना चाहिए ना, बी की जगह। हाँ तो क्या लिखेंगे? एंगल ट्राइंगल बी बी ए सी ट्राइंगल बी ए सी, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल बी ए सी। तो ए इक्वल टू एन, अब ठीक है, ए बी इक्वल टू पी एन, ये भी ठीक हो गया, यहाँ बी ए और पी एन है। और ए सी इक्वल टू एन क्यू, वो भी ठीक हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो सिर्फ मेरा कहने का मतलब ये है कि ध्यान से करना है तुमको, जब लिखना है तो ध्यान से लिखना है। एंगल ए और एंगल एन इक्वल है, तो इनकी पोजीशन सेम होनी चाहिए दोनों साइड पे, तो बाकी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी ना, है ना। हाँ, फिफ्थ क्या थी? आर एच एस। आर एच एस हाँ का मतलब क्या मतलब था? आर एच एस का राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड साइड। ठीक है, अब दो राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है? 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। जो 90 डिग्री का एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। तो ए बी सी डी ई एफ, ठीक है ना। अब ये इसके इक्वल है राइट एंगल, तो 90 डिग्री होगा। हाइपोटेनियस इक्वल है और एक साइड इक्वल है। अब एक साइड ऐसे भी हो सकता है कि बी सी जो है वो डी के इक्वल हो, ठीक है। राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। तो अब कैसे लिखेंगे? ट्राइंगल ए बी सी ए बी सी, ए बी सी। अब ए सी तुम्हारा हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है। हाँ, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब यहाँ एंगल बी बीच में है, तो यहाँ पर बीच में एंगल ई आना चाहिए, ठीक है ना। ये ध्यान में रखो, यहाँ ई आएगा। अब इधर इधर फिट करना है तुम। अब बी सी, एफ ई डी बी सी किसके इक्वल है? बी सी डी के, ई डी के ई डी के, तो डी इधर आएगा, हाँ ठीक है ना, एफ और ई एफ इधर आएगा, ठीक है। बी सी और ई डी इक्वल है, ठीक है। बी यहाँ बीच में है, यहाँ ई बीच में है, और ए सी और डी एफ कॉर्नर में है, तो ठीक है ना, हो गया। समझ आ गया। यस मैम तो जहाँ बीच का एंगल होता है वहां ध्यान में रखो कि वो जो एंगल है उसको सेंटर में लिख दो, उसके बाद दोनों साइड फिट कर लोगे, राइट। अच्छा, अब ये तो तुम्हारा हो गया कॉन्ग्रुएंसी कंडीशंस का रिवीजन। अब बताओ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? पॉलीगन होता है चार किस टाइप का पॉलीगन होता है? जिसके चार साइड चार वर्टेक्स और चार एंगल 4 साइड्स 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिसेस, वर्टेक्स ठीक है। ये भी एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ए बी सी डी क्लोज्ड फिगर है, ठीक है। 4 साइड्स 4 वर्टिसेस, और इसमें डायगोनल्स भी होते हैं। डायगोनल कौन सा होता है इसमें? ए सी बी डी। ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स, इतना तुम्हें पता है, ठीक है। फिर वो सब मैं नहीं लिख रही। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल 360 पता ही है। इज 360 डिग्री। ट्राइंगल के एंगल्स का सम कितना होता है? 180। 180। तो मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। इसका प्रूफ कराया तुमको? इसका प्रूफ करवाया है? हाँ हाँ आता है इसका प्रूफ आता है, कैसे करते हैं? एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा ना 90 डिग्री क्यों प्रूव करना पड़ेगा? 90 डिग्री जरूरी थोड़ी कि हो। जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है,
इसका मैंने ए और सी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ज्वाइन ए सी कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, ज्वाइन डायगोनल ए एंड सी को ज्वाइन कर दिया, क्या बन गया फिगर में, दो ट्राइंगल को ए हाँ एंड कॉन्ग्रेट। सी, दो ट्राइंगल बन गई। अब हाँ ट्राइंगल एबीसी के ये जो एंगल्स हैं इनका सम कितना है, इनका सम मतलब 6। 180 180। 180, ठीक है ना। तो अगर मैं मान लो मैं इसको एंगल 1 कह दूं, एंगल 2 कह दूं, एंगल 3 कह दूं, इसको एंगल इन 4 एंगल इन एंगल को प्लस कर देंगे हाँ, तो 360 आ जाएगा। ठीक है ना। तो मैं तो सबसे आसान तरीके का प्रूफ दिखा रही हूँ। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना है, 180 डिग्री। और इधर एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, इसका सम कितना है, कभी 180 होगा। 180 होगा। 180, ठीक है ना। अब हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब एंगल 1 प्लस एंगल 4 मिलके कौन सा एंगल बन रहा है, ये एंगल 1 है और एंगल 4 है, इन दोनों को मिला दे तो कौन सा एंगल बन गया, 90 डिग्री। ये 90 क्यों कहाँ से आ जाता है तुम्हारे दिमाग में, ये एंगल क्या कहलाएगा, ये जो 1 और 4 है इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये पूरा ये एंगल ए बन रहा है, नहीं बन रहा, हाँ। एंगल ए बन रहा है ना, ये हम्म एंगल ए किस में डिवाइडेड है, 1 और 4 में डिवाइडेड है, तो ये 1 प्लस 4 कितना हो गया, एंगल ए हो गया, ठीक है। अब एंगल 2 कौन सा है, बी एंगल एंगल बी। बी, ठीक है। और एंगल 5 कौन सा है, एंगल 5 डी। डी। और एंगल 3 प्लस एंगल 6 कौन सा है, ये एंगल सी। एंगल सी हो गया, ठीक है ना। तो हो गया प्रूफ, ठीक है, समझ आ गया, क्लियर है नहीं। यस सर। इसको वैसे भी लिख सकते हो, एंगल ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस सी ए बी, और इसी तरह से दूसरी ट्राइंगल का लिख सकते हो, डी ए सी प्लस ए सी डी प्लस सी डी ए, ऐसे करके भी लिख सकते हो, ठीक है, समझ में आ गई, क्लियर। यस मैम। तो ये हो गया क्वाड्रिलेटरल के सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। मेरे में एंगल एंगल से भी प्रूव हो रखा है, साइड से भी प्रूव हो रखा है। तुम लोग को अगर ऐसे कंफर्टेबल लगता है तो ऐसे लिख के कर सकते हो, नहीं वैसे मेरी मैम ने तो क्या रखा है, जैसे भी करो पर ठीक से करो, समझ आना चाहिए। तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 करके भी कर सकते हो, हाँ और वैसे करो। अदरवाइज हाँ जैसे मैं, हाँ, करा रखा है मैम ने, ऐसे मेरे को करा रखा है। वरना ऐसे लिख के भी कर सकते हो, एंगल ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस एंगल सी ए बी इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसे करके लिखते हैं ना, पर ऐसे ज्यादा आसान है। एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल सी ए बी इक्वल टू 180 डिग्री। एक बार बी बीच में लेना है, एक बार सी बीच में लेना है, एक बार ए बीच में लेना है ना, तो ये 3 आ गए। फिर ऐसे ही दूसरी ट्राइंगल का लिखोगे, एंगल ए डी सी प्लस डी सी ए प्लस डी ए सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 2 3 4 5 6 यूज ना करके इस तरह से लिख के फिर ऐड करके फिर भी कर सकते हो, तो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। गौरव तुमको कैसे कराया है, मेरे को भी मतलब ऐसे ही करा है। कैसे, ऐसे BAC प्लस DAC। हाँ तो हाँ ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, हाँ जैसे तुम्हें इजी लगे, वो तो तुम्हें स्कूल में कराया ही हुआ है, तो अगर ये हाँ। तुम्हें आता है तो ठीक है, अगर वो मुश्किल लगता है लिखना या तुम्हारे पास टाइम कम है पेपर में, तो ऐसे लिख के भी कर सकते हो, ठीक है ना। हम्म हम्म मैंने ऐसे इसलिए कराया कि वैसे तो तुम्हें स्कूल में इस तरह से तो कराया ही होगा, एंगल डी ए सी प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल सी डी ए इक्वल टू 180, यही बनेगा ना, डी ए सी डी और सी डी ए। और फिर ऐड कर दोगे तो उसमें भी ऐसे ही बी ए सी और डी ए सी को कंबाइन कर लोगे, जो 1 और 4 इंडिकेट हो रहा है, तो उस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल,
अब इसमें सबसे पहले ट्रेपीजियम, अब ट्रेपीजियम क्या होता है बताओ? मतलब जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती है। ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है, ये डेफिनेशन होगी। ठीक से बताओ, करो तुम बताओ क्या होता है ट्रेपीजियम? मैम इसकी ये एक ऊपर वाली साइड और एक नीचे वाली है ना, ये पैरेलल होती है। सबसे पहले तो एक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? तो अ क्वाड्रिलेटरल in which one pair of opposite sides is parallel। समझ आया? एक पेयर ऑपोजिट साइड का पैरेलल होगा। जैसे यहाँ पर AD और BC हमने ले लिया, AD पैरेलल टू BC। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर। जरूरी नहीं है कि ऊपर नीचे वाला पैरेलल हो, ऐसे भी हो सकता है ट्रेपीजियम कि AB और CD पैरेलल हो, ऐसे भी बन सकता है ना। मतलब कि ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे ये हो, ये AB और ये हमने इधर ले लिया ABCD। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, AB पैरेलल टू BC है। ऊपर वाले में क्या था, AD पैरेलल टू BC था। ठीक है, क्लियर है? तो दोनों तरह से हो सकता है। हमें एक पेयर पैरेलल चाहिए, मैं इधर लिख देती हूँ AD पैरेलल टू BC, तो दोनों ही ट्रेपीजियम है। तो वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड शुड बी पैरेलल। तो वो कौन सा वाला होगा उससे फर्क नहीं पड़ता है, या तो ऊपर नीचे का होगा या दोनों साइड वाला होगा। ठीक है, अब पैरेललोग्राम और इसमें क्या फर्क होता है? पैरेललोग्राम उसकी डायगोनल बाइसेक्ट करता है। नहीं, डेफिनेशन बताओ। पैरेललोग्राम की मतलब सारी साइड इक्वल है। हाँ, वो तो उसकी प्रॉपर्टीज आ गई ना। मतलब उसकी चारों साइड पैरेलल पैरेलल होती है। हम्म, उसकी चारों साइड पैरेलल होती है। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। हाँ हाँ। देखो यहाँ इसकी डेफिनेशन में हमने लिखा वन पेयर। ठीक है, ये लिखा ना वन पेयर, इसमें वन पेयर होना जरूरी है ट्रेपीजियम में, लेकिन क्वाड्रिलेटरल में बोथ, तो इसलिए बोथ होती है, इसलिए हम खाली लिख देते हैं ऑपोजिट साइड्स। तो उसमें बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल in which both pair, तो इसको तो अंडरलाइन करोगे, both pairs of opposite sides are parallel। ठीक है, समझ आ गई? क्लियर है पैरेललोग्राम? यस मैम। अब पैरेललोग्राम ड्रॉ करो तुम अपनी कॉपी में। तो ये ABCD, तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को शॉर्ट में ऐसे भी लिखते, AB पैरेलल टू, क्या लिखोगे, AB पैरेलल टू BC। एंड मैम मैम ये साइड्स आर के बाद क्या लिखा है ऊपर ये लाइन में? बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, छोड़ दिया बीच में लिखते रहते हैं। AD पैरेलल BC। आगे AD पैरेलल BC। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम। अब नेक्स्ट क्या कराया तुमको इसमें, और क्या क्या कराया टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में?
रोम्बस भी है। रोम्बस के। अच्छा ये बताओ कि इसको हम ट्रेपीजियम कह सकते हैं, एबीसीडी को? ABCD को नहीं। क्यों? मतलब ट्रेपेजियम में वन पेयर पैरेलल वन। होता था, इसमें दोनों है। हाँ तो वन पेयर है तो एक्स्ट्रा कंडीशन है ना उसके पास हाँ। भाई, कम से कम एक होना चाहिए। अब अगर दोनों हो गए तो भी ट्रेपीजियम तो कहलाया ही जाएगा ना वो। पैरेललोग्राम जो होता है वो हमेशा ट्रेपीजियम तो होता ही है, पर ट्रेपीजियम जरूरी नहीं है कि पैरेललोग्राम हो। ट्रेपीजियम को पैरेललोग्राम होने के लिए दोनों साइड्स, दोनों ऑपोजिट साइड्स पैरेलल चाहिए, लेकिन पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होनी, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड शुड बी पैरेलल। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट है रेक्टेंगल। क्या होती है रेक्टेंगल? चारों साइड इक्वल होती है। चारों साइड इक्वल? नहीं, अपोजिट साइड इक्वल होती है। हाँ, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। और सो और रेक्टेंगल मान लो पी क्यू आर एस। और रेक्टेंगल उसमें को, राइट एंगल भी होता है। हाँ राइट एंगल भी होता है, तो इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं रेक्टेंगल को, पी क्यू पैरेललोग्राम की टर्म्स में डिफाइन करती हूँ। मान लो तुम्हें कोई पैरेललोग्राम दे रखा है और तुम्हें रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो अब पैरेललोग्राम in which one angle is right angle is a, अगर पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री हो जाए देन इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो अगर मान लो तुम्हें पैरेललोग्राम दे रखा है और उसमें एक एंगल तुम 90 डिग्री प्रूव कर देते हो तो वो रेक्टेंगल कहलाएगा। वैसे तुम्हें पता है कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, है ना, और चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। अब क्योंकि ये ऑपोजिट साइड्स इक्वल और चारों एंगल 90 डिग्री, ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल जो है, ये प्रॉपर्टी जो है पैरेललोग्राम की साइड्स में भी होती है, तो इसलिए जब हमें पैरेललोग्राम दे रखा होता है और उसको रेक्टेंगल प्रूव करना होता है तो सिर्फ एक एंगल को 90 डिग्री शो करके हमारा काम चल जाता है। ठीक है, तो ये मैंने तुम्हें रेक्टेंगल की एक डेफिनेशन तो तुम्हें पता है जो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना, ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल एंड ऑल फोर एंगल्स 90 डिग्री, ये तुम्हें पता है। ये पैरेललोग्राम की टर्म्स में मैंने तुम्हें रेक्टेंगल की डेफिनेशन दे दिया, पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज राइट एंगल देन इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, इसी तरह से स्क्वायर, तुम्हें पता है क्या होता है स्क्वायर, जानते हो? यस मैम। स्क्वायर में क्या होता है? इसकी भी अपोजिट साइड इक्वल होती है। ऑल साइड्स इक्वल। स्क्वायर में क्या होता है? ऑल साइड्स इक्वल, जो हम्म। वर्टेक्स एंगल है 90 डिग्री होते हैं। ठीक है ना, तो मैं तुम्हें ये इन टर्म्स ऑफ पैरेललोग्राम लिखवा रही हूँ। अब पैरेललोग्राम is a square if its, a parallelogram is a square if its all sides are equal, all sides are equal and one angle is 90 डिग्री। इसी तरह से रोम्बस, रोम्बस क्या होती है? रोम्बस पता है? हाँ ऐसे ही। तो रोम्बस जो होती है इसमें तुम्हें पता है चारों साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, और रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम होता है। तो ये जो रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब पैरेललोग्राम है।
स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है और रोम्बस भी पैरेललोग्राम है। सिर्फ फर्क क्या है कि रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है ना। स्क्वायर में क्या है, चारों साइड्स इक्वल के साथ साथ एक एंगल 90 डिग्री होगा। वैसे तो चारों एंगल तुम्हें पता है 90 डिग्री होते हैं स्क्वायर में, बट अगर हम एक पैरेललोग्राम में ये प्रूव कर देते हैं कि उसकी चारों साइड्स इक्वल हैं और एक एंगल 90 डिग्री है, तो इसका मतलब वो स्क्वायर होगा। बाकी वाली साइड्स अपने आप इक्वल हो जाएगी, बाकी वाले एंगल अपने आप 90 डिग्री बन जाएंगे। इसी तरह से रेक्टेंगल भी एक तरह का पैरेललोग्राम है, जिसमें कि वन एंगल 90 डिग्री अगर हम पैरेललोग्राम में शो कर देते हैं तो वो रेक्टेंगल बन जाती है। इसमें अदरवाइज तुम्हें पता है ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, बेसिक डेफिनेशन तुम्हें पहले से पता है। लेकिन यहाँ पर हमारा कहने का मतलब ये है कि ये जो फिगर्स हैं ट्रेपीजियम छोड़ के, बाकी जो रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस, ये सब पैरेललोग्राम ही हैं। लेकिन इनमें फर्क क्या है कि इसमें स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेललोग्राम में भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये तुम पढ़ोगे कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम में। लेकिन अगर एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो ये क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम क्या बन जाती है, रेक्टेंगल। और इसी तरह से यहाँ पर भी एंगल 90 डिग्री हो जाता है और साइड्स इक्वल हो जाती है, तो ये बन जाता है स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ a parallelogram is a square if its all sides are equal। तो इस सब का पैरेललोग्राम की टर्म्स में इसलिए बता रही हूँ कि जो प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम के लिए ट्रू होंगी वो इनके लिए भी ट्रू होंगी, स्क्वायर के लिए भी ट्रू होगी, रोम्बस के लिए भी ट्रू होगी, क्योंकि ये सब भी पैरेललोग्राम होते हैं, मतलब ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं इनमें भी, तो इसलिए ये भी पैरेललोग्राम ही है। लेकिन पैरेललोग्राम से बढ़ के इनमें प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि इसमें एंगल 90 डिग्री हमें चाहिए, पैरेललोग्राम विद 90 डिग्री एंगल। स्क्वायर में भी हमें एंगल 90 डिग्री चाहिए और चारों साइड्स इक्वल चाहिए, और रोम्बस में हमें साइड्स इक्वल चाहिए, पर पैरेललोग्राम ये सब है, ठीक है। तो इस फॉर्म में भी अपने माइंड में ये डेफिनेशंस रखोगे। क्या समझ में आ गया? पैरेललोग्राम शेप की कोई मिठाई देखी है तुमने? पैरेललोग्राम, हम्म पैरेललोग्राम, कोई स्वीट होती है पैरेललोग्राम शेप की? काजू कतली। हाँ, काजू कतली के ना। तो ट्रेपीजियम नहीं है पैरेललोग्राम, बट ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। चलो कल हम इसकी प्रॉपर्टीज करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम कल करेंगे। ये भी तुम याद कर लेना कि पैरेललोग्राम, मान लो तुम्हें पैरेललोग्राम दे रखा हो और स्क्वायर प्रूव करना हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि उसको स्क्वायर प्रूव करने के लिए तुम्हें क्या क्या शो करना पड़ता है, ठीक है। तो रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, इसकी भी डेफिनेशन याद कर। रेक्टेंगल और स्क्वायर तो तुम्हें बेसिक डेफिनेशन वैसे ही पता है, ये पैरेललोग्राम की टर्म से मैंने लिखवा दी है, इसलिए बेसिक वाली नहीं लिखी, ठीक है। यस यस सर। सर। चलो ओके देन।